हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। और दिस इज़ पार्ट 27, आई थिंक 27 या 28 वीडियो है आपकी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ना, जिसमें हम आपके 10 क्वेश्चंस को ले रहे हैं, जो है DSSB PRT पार्ट बी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और ये 15/11/2019 का एग्जाम चल रहा है, जो लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लें। ये ज़्यादा मिनट की वीडियो भी नहीं होती है, ये 12-15 मिनट की आपकी वीडियो होती है। आपके 10 क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं, प्लस आपको टॉपिक्स पता चलते हैं कि इन क्वेश्चन से DSSB जो है क्वेश्चंस पूछ रही है ना। एक बेनिफिट और है कि यहाँ पर मैं पहले आपको आंसर नहीं बताती हूँ, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड आप खुद पॉज करके वीडियो को खुद आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने आंसर्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, है ना। करना है कि नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर दें डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक दो PDF भी शेयर की हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लें, और वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को। रूल वही कि आप लोग भी आंसर करें साथ साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द इफेक्ट ऑफ इमोशंस ऑन डेवलपिंग इंडिविजुअल्स। तो भाई इमोशंस यानी कि हमारी भावनाओं का क्या असर होता है, जो एक बढ़ते हुए व्यक्ति पर, विकासशील व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है भावनाओं का, ये बताना है। इमोशंस ब्रिंग जॉय टू एवरीवन एवरीडे एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। इमोशंस जो है, भावनाएं, देखो भावनाएं जो है बहुत तरह की होती हैं, बेसिक भी होती है, कुछ एडवांस भी होती हैं। तो जो हमारी बेसिक, आपको पता ही है, हमारे खुशी, ये सब डर, खुशी, ये सब बेसिक इमोशंस होते हैं। तो भावनाएं जो है जीवन में रोजमर्रा के अनुभवों को आनंदित करती हैं। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पर नेगेटिव फियर वाली भी है तो वो तो आनंदित नहीं करेंगी, इस तरह से ऐसे मत सोचना। ये एक जनरल टर्म में दिया गया है, स्पेसिफिक नहीं है। तो भाई इमोशंस नहीं होंगे तो आपकी जो एवरीडे एक्सपीरियंस होगी वो ब्लैंक हो जाएगा, बिल्कुल ना आपको खुशी महसूस होगी, ना आपको दुख महसूस होगा, कुछ नहीं महसूस होगा अगर इमोशंस नहीं होंगे। तो इमोशंस होना बहुत जरूरी है। इमोशन सर्व एज अ मोटिवेशन फॉर आवर बिहेवियर। इमोशन जो है हमारे व्यवहार को प्रेरित करते हैं एक तरह से। इमोशनल डेप्रीवेशन लीड्स टू पर्सनालिटी डिफेक्ट्स। और अगर भावात्मक अभाव होता है तो इससे व्यक्तित्व में खराबी आ जाती है। सो हमें पता है कि भाई ऑब्वियसली पर्सनालिटी आपकी डिफेक्ट्स होंगे अगर आपकी इमोशनल डेप्रीवेशंस होंगे, आपको इमोशंस का पता ही नहीं चलेगा। एक होता है ना इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है, उसका भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। इमोशन सर्व एज अ मोटिवेशन, बिल्कुल जब आप किसी चीज को करने के लिए एक्साइटेड होते हैं तो आप उसको और मन लगाकर करते हैं। जब आपका मूड बिल्कुल नहीं होता क्वेश्चन करने का, जैसे मान लो मैंने वीडियो डाल दिया, आपका मन ही नहीं है तो आप करेंगे ही नहीं और मोटिवेट भी नहीं होंगे उसके लिए। तो आपको एक्साइटमेंट, आपके अंदर जो एक्साइटमेंट होती है, आपको करने की ललक होती है, इच्छा होती है, ये सारे आपके इमोशन से जुड़ी हुई है जो आपको मोटिवेट करती है। सो सारे ही करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंट नॉर्म फॉर अ 2-year-old चाइल्ड। है ना, 2 साल का बच्चा जो है उसके लिए अगर आपको एक विकास मानदंड बनाना है तो इनमें से क्या होगा ये बताना है। द चाइल्ड कैन स्किप एंड हॉप, वो उछल कूद कर सकता है। द चाइल्ड हैज फ्री एंड एक्टिव मूवमेंट एंड कैन रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक। मतलब वो उसकी बहुत ही फ्री और एक्टिव मूवमेंट होती है और जब भी म्यूजिक बनेगा तो उसके प्रति वो सेंसिटिव होगा और रिस्पॉन्स देगा उस चीज का। द चाइल्ड कैन वॉक विदाउट हेल्प, जम्प्स एंड रन्स। द चाइल्ड कैन नॉट वॉक और इवन क्रॉल। है ना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई, बिल्कुल चल नहीं सकता, रेंग भी नहीं सकता, ये नहीं है। स्किप और हॉप करता है, लेकिन और एक्स्ट्रा चीजें हमें देखनी है। देखो यहाँ पे म्यूजिक, एक तो ये लिखा है फ्री और एक्टिव मूवमेंट तो हो जाती है, लेकिन कैन रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक। यहाँ पे आई थिंक संगीत का जो एक होता है ना कि आपकी धुन है, आप धुन के अकॉर्डिंग वो कर रहे हैं, वो वाली चीज है यहाँ पर, जो कि एक 2 साल के बच्चे में फुली डेवलप चीज नहीं होती है। ओके, वो अपने उस हिसाब के साथ डांस करता है, जो भी करता है, रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन उसकी जो मूवमेंट जो होती है वो परफेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। द चाइल्ड कैन वॉक विदाउट हेल्प, जम्प्स एंड रन। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो बच्चा जो बिना हेल्प के चल भी सकता है, ओके, वो कूद भी सकता है और वो भाग भी सकता है ना। 2 साल का बच्चा, 2 साल के अराउंड के बच्चे की बात यहाँ पर हो रही है, तो वो चल भी सकता है, भाग भी सकता है, कूद भी सकता है। भाग का मतलब ये नहीं है कि वो 1 किलोमीटर की भाग जाएगा बिल्कुल आराम से, मीन्स कि वो विदाउट किसी की हेल्प के बिना ही कर सकता है। तो ये डेवलपमेंटल मानदंड हम मान सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा म्यूजिक का एक डिफरेंट इशू, ये थोड़ा डीप में चला जाता है। आई थिंक जो बड़ा बच्चा होता है वो ज्यादा बेटर वे से परफॉर्म कर सकता है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज कैन पोज ए थ्रेट टू चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ देयर एजुकेशन। तो इनमें से कौन सी अक्षमता बच्चों की शिक्षा की प्रक्रिया में उनके लिए खतरा पैदा कर सकती है। देखो हर तरह की अक्षमता जो है खतरा पैदा करती है। अगर बच्चे में कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं तो हिंडर करेगी। फिजिकल डेविएशंस यानी कि शारीरिक विचलन हो जाए, सेंसरी इंपेयरमेंट्स, आपको सुनने समझने में और इन सब चीजों में, देखने में, ये सारी सेंसरी चीजों में आपको गड़बड़ हो जाए,
प्रॉब्लम विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, या फिर स्टटरिंग करे यानी कि हकलाकर बोले, तुतलाकर बोले, है ना, कम्युनिकेशन में परफेक्ट ना हो, तो ये भी। तो भाई सारे ही उसके प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को इम्पैक्ट करते हैं, तो तीनों ही होंगे यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि जो भी डिसेबिलिटी होगी, डिसेबिलिटी मीन्स वो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट करेगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर द कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी के अंदर इनमें से क्या नहीं आ सकता है? हम कहते हैं ना इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इस तरह की चीजें जो है। तो बताओ, द वे ए पर्सन टॉक्स, किस तरह से व्यक्ति बात करता है, किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से चलता है और किस तरह से डिसीजन करता है। ओके, तो पर्सनैलिटी के कंसेप्ट के अंदर क्या नहीं आएगा? देखो आपकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी वही है, हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक, है ना, ये पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं। यहाँ पर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग से आप करते हैं, कई बार आप बात करना अच्छे से सीख जाते हैं तो ना पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग हो जाती है, ये सब चीजें। तो ए, बी और डी ठीक होगा। मेक डिसीजन किस तरह से करते हैं? देखो आप ये मत कहना कि मैडम यहाँ पे तो मेक डिसीजन पर्सनैलिटी का, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिवली पर्सनैलिटी का फैक्टर नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी हायर ऑर्डर मेंटल स्किल्स भी डिपेंड करती है ना, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो बेसिक पर्सनैलिटी में तो ये चीजें आती हैं, ए बी और डी। ओके, सो ये करेक्ट होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या रोल होता है? सो इट इम्पार्ट्स टीचिंग स्किल्स टू द स्टूडेंट्स विच प्रिपेयर्स देम फिजिकली, मेंटली एंड सोशली टू वर्क इन लाइफ। वह व्यक्तियों को शिक्षण कौशल प्रदान करता है जिससे वो अपने जीवन में हर तरीके से अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक से हो या सामाजिक रूप से। तो भाई बिल्कुल ठीक है। हायर एजुकेशन हेल्प्स मेंटेन ए हेल्दी सोसाइटी दैट प्रोड्यूसेस एजुकेटेड हेल्थ केयर कंज्यूमर्स एंड प्रोफेशनल। बिल्कुल ठीक है। अब देखो तुम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से ना घबराओ मत, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कराए, मैंने एक चीज नोट करी है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी समझ इतनी ज्यादा डेवलप होगी कि आप देखते कह दोगे कि हाँ भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो वही बात है, मेन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे कि सोच के हवा नहीं बनाना है कि इतना मुश्किल पेपर था, कुछ मुश्किल नहीं था इस पेपर में। मैं कहती हूँ 60 to 70 क्वेश्चन आप इजिली इसमें आराम से कर सकते हैं, बस आपको एक बार थोड़ा पढ़ना जरूर पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना, दोनों ही ठीक होंगे बिल्कुल। दोनों में कुछ नेगेटिव लग रहा है आपको? ऑब्वियसली नहीं है, एजुकेशन का रोल होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट ठीक है इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में? अब देखो ट्रेडिशनल है यानी कि पारंपरिक है। यहाँ पे दो चीजें बता दूं, जो आपका प्री इंडिपेंडेंस आपका एजुकेशन सिस्टम था, जो मिडिवल पार्ट था, जहाँ पर बेसिकली इंडिया की फ्रीडम से पहले की बात है। एक है हमारा एंशियंट सिस्टम, तो यहाँ पर हम एंशियंट की बात करेंगे, एंशियंट ट्रेडिशनल सिस्टम की, यानी कि जो आपका गुरुकुल था उससे भी पहले का सिस्टम था, गुरुकुल था या जो भी था वहां की। ओके, तो जो एक कह सकते हैं कि वैदिक पीरियड की यहाँ पे एक तरह से बात हो रही है। इट वॉज नीदर ओपन टू ऑल नोर हैड एनी कॉमनैलिटी। तो देखो कोई समानता इसमें कोई समानता थी, ना ही ये सभी के लिए खुली थी। जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल यानी कि बहुत ही बिल्कुल पुराने वाला जो सिस्टम था वो सबके लिए खुला था और उसमें कॉमनैलिटी थी। तो वहां पर कॉमन चीजें थी, वहां पे बेसिकली एक इंसान को प्रिपेयर किया जाता था कि वो अपने आगे वाले जीवन में, जो आने वाला जो जीवन है उसमें अच्छे से अपनी लाइफ को चला पाए, सेल्फ डिसिप्लिन हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो। मतलब वो जितनी भी पॉजिटिव चीजें आज चाइल्ड सेंटर्ड में आ रही है ना, वो पुराने वाले सिस्टम में ऑब्वियसली थी वहां पर, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे चेंज आया, जब ये एक तरह से आपकी रिलीजियस क्रांति हुई थी, धार्मिक क्रांति हुई, फिर धर्म ने अपनी जगह ले ली, वो कास्ट सिस्टम आया, ये सब चीजें बहुत बाद में हुई हैं, लेकिन उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज नोबल इन कैरेक्टर एंड सपोर्टेड बाय रिलीजियस मोटिव्स, है ना, कुलीन था, मतलब एक कुलीन में ही एजुकेशन सिस्टम चल रहा था। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये कास्ट सिस्टम की बात आ गई है यहाँ पर, है ना। ये वहां पर कुलीन कुछ भी नहीं था, वो सबके लिए था। और दूसरी चीज, उसका रिलीजियस मोटिव नहीं था, वहां पे एक इंसान को इंसान बनाने की तैयारी की जाती थी ताकि वो आप अपनी समाज में कुछ अपनी मतलब कंट्रीब्यूशन दे सके, अपने आप को समझ सके, दूसरों को समझ सके और एक हेल्दी लाइफ जी सके। बेसिकली प्रिपरेशन फॉर लाइफ के लिए वहां पर एजुकेशन सिस्टम था। तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा, दोनों ही गलत है, ना तो पहला ठीक है और ना ही दूसरा ठीक है। ये रिलीजियस कब हुआ? जब आपकी धार्मिक क्रांति आई, मिशनरीज आई जब इंडिया में, है ना, धार्मिक वो हुआ। फिर उसके बाद जो है मिशनरीज आई, फिर अपनी अपनी लैंग्वेज सबने चुन ली, फिर वो कास्ट सिस्टम आ गया कि यही पढ़ेंगे, कि ऐसी शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये सारी चीजें। ओके, तो ये बाद में आया है, इससे पहले जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो काफी अच्छा था हमारा। सो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द थिंग्स डिक्लेयर्ड बाय बेंटिक इन द रेजोल्यूशन ऑफ 1835। तो आपको लॉर्ड मैकॉले की याद होगा, मैकॉले के मिनट्स बहुत फेमस है। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस टाइम पे, तो इन्होंने मैकॉले के अंडर एक वो कमिटी वो की थी, मतलब और क्या कहते हैं, कमिटी इंस्टीट्यूट की थी।
और उसमें जो है काफ़ी चीज़ें थी, मैकॉले मिनट के नाम से वो बहुत फेमस है। उसमें कुछ 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैकॉले ने की थी। बेसिकली जो मैकॉले था उसने क्या किया था कि इंग्लिश जो थी उसको सबसे ज़्यादा प्रिविलेज दी। उसने सारे इंडियन लैंग्वेजेस को रिजेक्ट कर दिया कि ना तो जो, बल्कि उस टाइम पे जो लैंग्वेज थी, जो आपकी अरेबिक्स उस टाइम पे चल रही थी, आपकी पर्शियन उस टाइम पे चल रही थी, आपकी संस्कृत उस टाइम पे चल रही थी, लेकिन लॉर्ड मैकॉले ने सारा ही गलत बता दिया कि नहीं, हम इन पर कोई वो नहीं करेंगे, ये एक तरह से उन्होंने कहा गवारों की लैंग्वेज है जो भी है। और उन्होंने ये भी चीज़ देखी कि हाई क्लास जो सोसाइटी थी इंडिया की वो इंग्लिश को प्रेफर कर रही थी ना, तो उनको सपोर्ट भी मिला इस चीज़ का, तो उन्होंने हर जगह पे इंग्लिश को लागू कर दिया। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल नहीं, उन्होंने कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं की टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की, बेसिकली इंग्लिश को प्रमोट किया वहां पे हर स्कूल में या जो भी है। पर्शियन वाज अबॉलिश्ड, यस, पर्शियन लैंग्वेज जो थी वो मुगल के टाइम पे चली आ रही थी, दरबारी लैंग्वेज थी, लेकिन इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया इंग्लिश के साथ, तो वहां पर भी इंग्लिश को वो कर दिया था। तो यहाँ पर क्या ठीक होगा, सो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल ठीक है कि पर्शियन वाज अबॉलिश्ड, ये ठीक है, लेकिन ये गलत है, उन्होंने कोई टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना नहीं की थी, तो ओनली 2 इज करेक्ट। ओके, लॉर्ड मैकॉले के पढ़ लेना थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू नो, इनमें से क्या है, जब आप कुछ जानते हैं, आपको कुछ पता है, तो उसकी क्या कंडीशन होती है, ये पूछा है कि आपको कुछ, मान लीजिए मैं जानती हूँ, मैं किसी चीज़ के बारे में जानती हूँ, मेरे को पता है कि DSSB PRT एग्जाम होता है, मेरे को पता है, मैं जानना चाहती हूँ, तो इसकी क्या कंडीशन है। प्रस्ताव सत्य होना चाहिए, तो हाँ भाई बिल्कुल सत्य है कि DSSB PRT एग्जाम होता है, है ना। द पर्सन मस्ट बिलीव द ऑफर, मतलब एक इंसान को उस चीज को बिलीव करना जरूरी है। मैं मानती हूँ कि हाँ DSSB PRT का एग्जाम होता है, मेरे को कोई बोल रहा है इससे नहीं, मैं भी मानती हूँ कि होगा। तो यानी कि कोई भी चीज जब भी आप कुछ जानते हैं, पहली चीज तो जो भी जानते हैं वो चीज सत्य होनी चाहिए, दूसरा आप उस पर बिलीव करते हैं ये भी होना चाहिए। अगर आप उस पर बिलीव ही नहीं करते तो आप क्यों उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों ही यहाँ पर ठीक होगा, बोथ A1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 8 का भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास का कौन सा इंटरनल फैक्टर नहीं है। सोशल नेचर, हेरिडिटी फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर्स और इंटेलिजेंस। देखो हेरिडिटी और इंटेलिजेंस तो ऑफकोर्स होंगे। अब ये बात है सामाजिक प्रकृति, सामाजिक प्रकृति मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वो नहीं नजर, ये मे भी एक इंसान की सामाजिक प्रकृति की बात हो रही है ना। अगर वैसे एक्सक्लूसिवली अगर समाज की बात करें तो वो भी एक्सटर्नल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल तो तकनीकी कारक तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर आप लगा सकते हैं। सोशल में मुझे लग रहा है यहाँ पर एक इंसान की सामाजिक प्रकृति क्या है वो पूछा गया, वो कितना सोशल हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, वो है। ओके, वैसे अगर एक डिफरेंट सोशल पर्सपेक्टिव से देखें तो वो एक एक्सटर्नल फैक्टर हो जाता है। तो टेक्निकल फैक्टर क्योंकि यहाँ पर तकनीकी कारण दिया हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन मोटिवेट ए चाइल्ड टू कंटिन्यू द एक्टिविटी, तो कौन सी चीज जो है बच्चे को गतिविधि जारी रखने के लिए प्रेरित कर सकती है। अगेन इन इजी क्वेश्चन, बच्चे को दी गई गतिविधि की कठिनता, दर्दनाक अनुभव, सफलता का अनुभव या फिर शिक्षक द्वारा नकारात्मक अशाब्दिक सुदृढ़ीकरण। मतलब नॉन वर्बल आपने नेगेटिव कमेंट्स पास कर दिए, मतलब ऐसे गुस्से से देखना ना, नॉन वर्बल है मतलब आप बोल नहीं रहे हैं लेकिन आप गुस्से से देख लिया, आपने घूर दिया बच्चे को, है ना, वो काम कर रहा है कुछ और ये क्या कर रहे हो जैसे आंखें निकाल के दिखा दी, तो ये तो होगा नहीं। एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस सी जो है वो करेक्ट होगा कि सफलता का जब अनुभव हमें होने लगता है तो हम और अच्छे से उसकी चीज की तैयारी करते हैं कि हाँ भी हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। पेनफुल एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं होगा। डिफिकल्टी ऑफ द लेवल जो है, अगर देखो डिफिकल्टी मीन्स अगर वो चैलेंजिंग है तो वो ऑब्वियसली आपको मोटिवेट करती है, लेकिन इससे ज्यादा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिफिकल्टी को मेंशन नहीं किया कितना डिफिकल्ट है, यहाँ पे कठिनता की बात की गई है, चैलेंजिंग वर्ड का यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी को मानेंगे कि सफलता का एक अनुभव जो है वो होना चाहिए। एक आपने टर्म सुनी होगी लर्नड हेल्पलेसनेस, ये मैंने पढ़ाया भी था आपको, या पता नहीं आपको नहीं पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया था मेरे को याद नहीं है। लर्नड हेल्पलेसनेस क्या होती है कि जब एक इंसान या फिर एक शिक्षार्थी ये मान लेता है कि मैं कितनी भी कोशिश करूं मैं पास हो ही नहीं सकता, मैं कितना भी मेहनत करूं मुझे सफलता नहीं मिलेगी, वो लर्नड हेल्पलेसनेस होती है कि आप हेल्पलेस हो जाते हैं, आप होपलेस हो जाते हैं, तो वो एक सिचुएशन होती है। तो ये जो एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस है ये उसका उल्टा है, जब आपको ये लगता है कि नहीं आप जो है सफल हो सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। So this was the video for today. I hope you like it and please like the channel and subscribe the channel. आजकल बोलने लग जाती कि लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब चैनल ग्रो करेगा, है ना। चलिए फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।